क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे? या फिर हमारा देश 1947 से पहले आज़ाद हो सकता था? ऐसे ही कुछ सवाल उठाए जाते हैं गांधी जी के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के बारे में। तो गांधी जी कितने महान व्यक्ति थे उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है तो उसमें कितने लोग आए हैं उससे ये पता लगता है कि उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में कितना सम्मान और कितनी इज्जत कमाई है। जब गांधी जी की अंतिम यात्रा निकली थी 30 जनवरी 1948 के बाद, तो उनकी अंतिम यात्रा लगभग 8 किलोमीटर लंबी थी। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए वो जो राउंड ग्लासेस पहनते थे वो गांधी जी से इंस्पायर होकर पहना करते थे। और वहीं उसके बाद इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में 48 रोड ऐसी हैं जो कि गांधी जी के नाम पर हैं। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि गांधी जी को ऐसे ही हम लोग राष्ट्रपिता नहीं कहा करते थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। और वहीं 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के अंदर नथुराम गॉडसे के द्वारा उनको गोली मार दी जाती है। अपने पॉलिटिकल करियर और अपने जीवन के लगभग 78 साल में गांधी जी ने ऐसा क्या किया या फिर क्या उनकी पॉलिटिकल करियर की क्रोनोलॉजी थी, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम उनकी 152वीं जन्मतिथि यानी कि बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो गांधी जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पे जब वो फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे थे तो टीटी के द्वारा उनका सामान बाहर फेंक दिया जाता है। और टीटी के शब्द होते हैं कि ये सिर्फ गोरों के लिए है, यानी कि फर्स्ट एसी में सिर्फ गोरे ट्रैवल करेंगे, तुम काली चमड़ी वाले या फिर जो श्वेत लोग होते हैं उनका इसमें क्या काम, जाओ जनरल बोगी में ट्रैवल करो। और उसी के बाद से गांधी जी ने ठान लिया था कि अगर इस तरीके का भेदभाव है तो इसके लिए मैं पीस प्रोटेस्ट करूंगा। और गांधी जी अहिंसा के ही पुजारी थे। वहीं उसके बाद गांधी जी की जो भारत के अंदर शुरुआत होती है वो होती है 12 जनवरी 1915 के अंदर, जो कि आज हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे से। लेकिन आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि गांधी जी इससे पहले भी भारत आ चुके हैं 1901 के अंदर, जब कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो जैसे ही गांधी जी भारत आते हैं उसके लगभग 1-1.5 साल तक गांधी जी किसी भी आंदोलन से नहीं जुड़ते हैं, किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ते हैं। इस चीज़ की सलाह देते हैं उन्हें उनके पॉलिटिकल गुरु यानी कि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। उनका कहना यह होता है कि आप किसी भी आंदोलन से जुड़ने से पहले भारत के लोगों की समस्या जानो। और इसीलिए गांधी जी उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और अपने गुरु की बात मानते हुए उन्होंने भारत का भ्रमण किया। तो फिर साल आता है 1916, जब गांधी जी पहली बार भारत के अंदर किसी स्टेज पर भाषण देते हैं। और वो होता है जब 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इस स्टेज से गांधी जी बताते हैं कि भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है उद्योग और लघु के गरीब किसान के बारे में। यानी कि भारत का जो किसान है वो बहुत गरीब है। अगर हम उसी समस्या को हल करेंगे, क्योंकि भारत उस वक्त भी एक एग्रीकल्चर कंट्री हुआ करता था, अगर हम किसान की समस्या का हल निकाल लेते हैं तो भारत जल्दी से जल्दी स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस आज़ाद हो जाएगा। फिर साल आता है 1917 और यहीं से गांधी जी के एक नेशनल पॉलिटिकल लीडर बनने की कहानी शुरू होती है। या फिर मैं कहूँ कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा पिलर आ जाता है जो कि अंग्रेज सरकार की नाक में दम करके रख देता है। सबसे पहला जो आंदोलन 1917 के अंदर शुरू किया जाता है वो किया जाता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक बिहार का जिला है जहां पर नील की खेती से लोग काफी परेशान होते हैं। वहीं इसके बाद एक अगला आंदोलन शुरू किया जाता है, वो किया जाता है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात का एक जिला है खेड़ा। वहां पर सूखे की वजह से जो वहां के किसान हैं वो टैक्स नहीं पे कर पाते हैं। तो इन दोनों ही जगह पे गांधी जी के द्वारा काफी पीस प्रोटेस्ट किया जाता है और अंग्रेज सरकार को इस पर झुकना पड़ता है। तो गांधी जी की इसी सक्सेस को देखते हुए 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो जाती है, जिसमें कि जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होती हैं, वो ये डिमांड करती है कि हमको बोनस नहीं मिल रहा है। तो गांधी जी उनका साथ देते हैं और वहाँ पर भी अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ता है। तो यानी कि ये तीनों ही जो विजय प्राप्त करी थी गांधी जी ने, इसके बाद गांधी जी कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा पिलर बन के खड़े हो गए थे कि मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है, आम जनता का लीडर, जो कि अंग्रेज सरकार के सामने बात कर सकता है, यानी कि अंग्रेज सरकार को झुकाया जा सकता है अगर लोगों में एकता हो तो। क्योंकि किसी भी जनता के लिए एक लीडर की जरूरत होती है और वो लीडर का काम किया था यहाँ पर गांधी जी ने। लेकिन इन सब के बाद भारत के अंदर एक बीमारी फैल जाती है जिसका नाम होता है स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू एक तरीके से जैसे आज कोरोना है उससे भी काफ़ी भयंकर बीमारी थी, क्योंकि उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो गांधी जी भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो जो आम जनता है उसके बीच में ये डर फैल जाता है कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया
तो हमारी स्वराज का क्या होगा, हमें आज़ादी कौन दिलाएगा, या फिर आम जनता की बात कौन सुनेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात ये होती है कि इससे गांधी जी को बचा लिया जाता है। वहीं दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार ने अभी तक गांधी जी के खिलाफ कोई भी एक्शन इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उस वक्त चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1918 के अंदर, अंग्रेज सरकार एक कानून लाती है जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट, जिसे कि आसान भाषा में भारत के लोग कहते हैं काला कानून। मतलब कि बिना अपील, बिना दलील के हर किसी को जेल में डाल देना। मतलब जो भी अंग्रेज सरकार का विरोध करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो जब गांधी जी को ये बात पता लगती है कि अंग्रेज सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट लगा दिया गया है, यानी कि काला कानून लगा दिया गया है, तो गांधी जी के मन में आता है कि अब कोई बड़ा आंदोलन किया जाए, जैसे कि असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी शुरुआत करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। और इस असहयोग आंदोलन में जितने भी स्कूल कॉलेजेस अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उनमें जाना बंद कर दो, अंग्रेज सरकार को टैक्स देना बंद कर दो, अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाई गई चीज़ों को बॉयकॉट कर दो। तो इसमें गांधी जी का कहना ये होता है, अगर हम इन सब चीज़ों का बॉयकॉट करते हैं तो लगभग 1 साल के अंदर हमको आज़ादी मिल जाएगी। वहीं इन सब के चलते हुए 2 घटनाएं भारत के अंदर ऐसी हो जाती हैं जिसके बाद जो आंदोलन है वो थम से जाते हैं। जिसमें कि पहली घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसके अंदर जनरल डायर के द्वारा ओपन फायरिंग के ऑर्डर दे दिए जाते हैं, जिसमें कुछ लोग वहाँ पर बैसाखी का पर्व मना रहे होते हैं और कुछ लोग काले कानून का विरोध कर रहे होते हैं, जिसमें कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स गिरफ्तार हो जाते हैं। तो जिनकी रिहाई की मांग होती है वो होते हैं सैफुद्दीन किसलू और सत्यपाल मलिक। तो वहाँ के लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि काले कानून की वजह से आंदोलन करना मना है। तो जनरल डायर वहाँ पर ओपन फायरिंग के ऑर्डर दे देते हैं, जिसमें कि लगभग 400 लोगों की जान चली जाती है और 2000 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें घायल हुए व्यक्ति में ऊधम सिंह भी होते हैं। वो वहाँ उस अवस्था में ऐसा नाटक करते हैं कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, कि अंग्रेज सरकार उनको मरा हुआ मान लेती है। लेकिन वही व्यक्ति 1940 में जाके लंदन की एक कैबिनेट के अंदर जनरल डायर की हत्या कर देता है। वहीं जहाँ एक घटना जलियांवाला बाग इंसिडेंट की होती है, वहीं उसके बाद 14 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन अपने पीक पर था, भारत की जनता के द्वारा एक गलती कर दी जाती है जिसे हम आज याद रखते हैं चौरी चौरा कांड के नाम से। जो आज का उत्तर प्रदेश है वो पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। उसके अंदर एक जगह है गोरखपुर, वहाँ के पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, जिसके अंदर लगभग 22 पुलिस कर्मी होते हैं, उनको भी उसके साथ जला दिया जाता है। जैसे ही गांधी जी को ये बात पता लगती है कि लोग अब हिंसा पर उतर आए हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। और असहयोग आंदोलन बंद करने का मतलब गांधी जी इस आंदोलन से अब जुड़े हुए नहीं हैं। और गांधी जी अब तक इतनी बड़ी फेस वैल्यू और इमेज बन चुके थे कि अगर उनका किसी आंदोलन से हटना मतलब वो आंदोलन खत्म। तो ऐसा ही कुछ हुआ था असहयोग आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन जैसे ही गांधी जी ने वापस लिया, इसे ही कहा जाता है कि गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी ये। अगर ये आंदोलन चलता तो आज शायद हम 1947 की जगह उससे काफ़ी पहले आज़ाद हो जाते। और जैसे ही गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद करते हैं, उनको 6 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन ऑपरेशन होने के कारण उनको 2 साल के बाद ही ब्रिटिश सरकार रिहा कर देती है। फिर उसके बाद 1924 में कांग्रेस का सेशन होता है। ये कांग्रेस का इकलौता ऐसा सेशन होता है जिसके लीडर गांधी जी को बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो बड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है वो किया जाता है कि नमक कर को तोड़ना, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कि मतलब ब्रिटिश सरकार उस वक्त नमक पर टैक्स लिया करती थी, और नमक तब भी और आज भी आम जनता की ज़रूरत बन चुकी है रोज़मर्रा की। इसलिए गांधी जी नमक कर को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हैं। और ये दांडी मार्च शुरू की जाती है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 तक। और जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस का फेज़ 1 ख़त्म होता है, गांधी जी को वापस से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस वक्त भारत के जो वाइसराय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का नाम मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि ये वही टाइम था जब भगत सिंह को फांसी देने की बात की गई थी। जब गांधी जी को वापस से गिरफ्तार किया गया था, उसी समय लाला लाजपत राय के सर पर डंडा लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय को अपना गुरु माना करते थे भगत सिंह। तो लॉर्ड इरविन को ये बात समझ में आ जाती है कि जो गांधी जी हैं वो कांग्रेस के इतने बड़े पिलर हैं कि अगर किसी भी मीटिंग में उनकी प्रेजेंस नहीं हुई तो वो मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं,
क्योंकि गांधी जी का जो आंदोलन करने का तरीका है उससे लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। इसलिए जो लॉर्ड इरविन था उसने गांधी जी के साथ एक एग्रीमेंट करने की सोची, जिसमें कि लॉर्ड इरविन के द्वारा कहा गया कि आप ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बंद कर दो और उसके बाद जो आप मांग कहोगे वो मैं मानने को तैयार हूं। जिसमें गांधी जी के द्वारा पहली मांग रखी गई कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाए। और दूसरी मांग इसमें यह होती है कि जो नमक के ऊपर टैक्स लिया जाता है वो टैक्स आज के बाद से नहीं लिया जाएगा। और इसमें तीसरी बात कही जाती है भगत सिंह की रिहाई की, लेकिन इसको लॉर्ड इरविन मना कर देते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने लाला लाजपत राय को डंडा मारा था भगत सिंह उसकी हत्या कर देते हैं, इसलिए भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई देती है। और ब्रिटिश सरकार इतना घबरा जाती है भगत सिंह को लेकर कि उनकी फांसी की सजा उनको पहले ही दे जाती है उनकी तारीख से पहले। और यहाँ पर एक रीज़न और बनता है कि जो भगत सिंह थे उन्होंने यहाँ पर हिंसा का मार्ग अपनाया था और वहीं दूसरी तरफ जो गांधी जी थे वो तो अहिंसा के पुजारी थे। तो इसीलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई इरविन और गांधी जी के बारे में। और गांधी जी पे जो सवाल उठाए गए थे कि उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद क्यों कर दिया 1922 के अंदर, क्योंकि गांधी जी को ये बात पता थी कि अगर हिंसा के द्वारा सत्ता हासिल करी जा सकती है तो आज जैसे आप लोग अफ़गानिस्तान को देखते हैं, जितनी बुरी तरीके से हम उनको गालियां देते हैं कि भाई अफ़गानिस्तान में तालिबान ये कर रहे हैं, या फिर 26 जनवरी पे किसानों के द्वारा जो हिंसा करी गई थी, तो ये सब चीज़ों को आज हम कितने नेगेटिव रूप से देखते हैं। तो गांधी जी को ये बात उस वक्त पता थी कि अगर हिंसा से सत्ता हासिल करी जा सकती है तो भारत के लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर हम हिंसा करेंगे तो हम कुछ भी चीज़ पा सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने उस वक्त असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था और शहीद भगत सिंह के बारे में इतनी बात लॉर्ड इरविन से नहीं करी थी। और आखिर में माउंटबेटन आते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं कि 2 देश बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान, जिसमें कि 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो जाता है। वहीं हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान अपने आप को आज़ाद कर लेता है। और वहीं आज़ादी के कुछ महीने बाद 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के अंदर लगभग शाम के 5:17 पर नौथाराम गॉडसे और गोपाल दास के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। तो यही थी गांधी जी के बारे में क्रोनोलॉजी, जिसमें कि 78 साल के जीवन में गांधी जी ने कौन से ऐसे आंदोलन चलाए या फिर क्या वो रीज़न था जिसकी वजह से गांधी जी ने भगत सिंह की रिहाई के बारे में इतनी बात नहीं करी, या फिर भारत पहले आज़ाद हो सकता था लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया। तो यही था आज की वीडियो में। और आज हम जो आरबीआई के द्वारा करेंसी छापी जाती है, जो नोट देखते हैं, उस पर जो फ़ोटो होती है गांधी जी की, वो 1946 में ली गई थी जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें कि सर पैथिक लॉरेंस के साथ ली गई फ़ोटो ही आज हमें आरबीआई की करेंसी पे दिखाई देती है। तो यही था आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे एक तूफ़ान आया है, उसका नाम क्या था। तो उसका आंसर हमारा बनता है कि आइडा नाम से तूफ़ान आया था। जितने भी हमारे पूर्वी राज्य थे अमेरिका के, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ उसकी वजह से। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि सीमांत गांधी का टाइटल किसे दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।